इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक और वह है मौर्य कला। यह यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य राज्य स्तरीय सिविल सर्विसेज में पीटी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जहाँ तक ये प्रश्न है बीपीएससी मेंस का, तो उसमें तो एक टॉपिक होता ही होता है, क्योंकि उसके आप हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो हिस्ट्री के सिलेबस में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, वन इज़ आर्ट एंड कल्चर एंड द अदर इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। तो आर्ट एंड कल्चर में उसमें एकदम टॉपिक क्लियर कर दिया है। एक है मौर्य कला है, मौर्य कला, पाल कला, मधुबनी कला, पटना कला, बस यही है। उसी में से प्रश्न बारी बारी से पूछे जाते रहते हैं। जैसे मथुरा, इस बार अगर मथुरा कला पूछा है, इस बार अगर मौर्य कला पूछा है तो अगला बार पाल कला पूछेगा। तो इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन चलता है। तो ये बीपीएससी मेंस का एक पार्ट है ही, बाकी पीटी में भी इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम देखते हैं मौर्य कला। मौर्य कला, जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका डेवलपमेंट मौर्य काल में हुआ था। तो मौर्य कला को जब हम पढ़ते हैं तो इसे एक ट्रायंगल के माध्यम से, एक त्रिभुज के माध्यम से हम कह सकते हैं स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मृदभांड। ये तीन ही मुख्यतः है, जिसमें ज़्यादातर फोकस आपको स्थापत्य और मूर्ति कला पर करना है। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्थापत्य कला हम सबसे पहले लेते हैं, फिर मूर्ति कला, दो भाग में से हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो जब हम देखते हैं आर्किटेक्ट देखते हैं, स्थापत्य में एक है राजप्रसाद, जैसे राजमहल वगैरह बनते थे राजा का, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तूप है और फिर विहार। अब देखते हैं राजप्रसाद, आप समझ गए, जो राज्य का रहने का जो भवन होता था, राजप्रसाद हुआ। स्तंभ, जैसे स्तंभ पर खड़ा होकर, स्तंभ खड़ा रहता था, उस पर अपना संदेश वगैरह दिया जाता था राजा के द्वारा। जैसे अपने अशोक स्तंभ बड़ी फेमस है, और ख़ास करके जो अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है, जिस पे 4 सिंह का ऊपर में स्थापना है, मूर्ति लगी हुई है, वो भारत का राजकीय चिन्ह है। और उसी के नीचे एक चक्र है, और वही चक्र हमारे तिरंगे में भी लगा हुआ है। तो वो स्तंभ हुआ। स्तूप होता है, स्तूप में जैसे बुद्ध के अवशेष पर निर्मित जो समाधि होता है वो स्तूप होता है। यह बौद्धों के पूजा स्थल हुआ। और फिर विहार है। तो स्तूप और विहार में अंतर यही है कि विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान है, जबकि स्तूप उसके पूजा स्थल है। जो अवशेषों को 8 भाग में बांट दिया जाता था और उस पर समाधियां बनाई जाती थी, वो हो गया स्तूप। और चैत्य होते थे, जो पहाड़ों को काट करके गुफा बनाया जाता था, वो चैत्य होते थे। उसमें अवशेष नहीं होते थे बुद्ध के। ये चैत्य और विहार में, चैत्य और स्तूप में फ़र्क हो गया। और चैत्य और विहार में क्या होगा कि चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थल है। तो ये हो गया स्तूप, विहार और चैत्य। अब हम इसमें देखते हैं कि राजप्रसाद में, तो राजप्रसाद में सबसे फेमस राजप्रसाद जो मिला है वो मिला है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था और 80 खंभों पर स्थित था। इसके फर्श, इसके छत सभी लकड़ी के बने हुए थे। तो लकड़ी के राजप्रसाद था। हालांकि इसमें पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इसके छत, इसके फर्श सभी लकड़ी के बने हुए थे। 80 खंभा है इसमें, 140 × 120 फीट है। इसकी लंबाई 140 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 120 फीट की थी। इसे एक एरियन विद्वान है, उसने कहा है कि सूसा और एक बतना का जो राजप्रसाद है उससे इसकी तुलना किया है। वो मध्य एशिया के ये सब राजप्रसाद थे। और फाहियान ने कहा है कि ये तो देवताओं के द्वारा बनाया हुआ है, आदमी के द्वारा नहीं बनाया हुआ है। तो इसकी तुलना, इतना भव्य था वो कि इसकी तुलना देवताओं के महल से की गई है। तो ये राजप्रसाद के बारे में आपको बताना है। राजप्रसाद के बारे में, राजप्रसाद क्या होता है और उसका उदाहरण देते हुए आप लिखेंगे। और फिर स्तंभ है। स्तंभ जो बनता था वो एकास्म पत्थर को काट कर बनता था। जैसे एक बड़ा पत्थर का चट्टान है और उसी को काट काट के बीच में बनाया जाता था, जोड़ कर नहीं बनाया जाता था। ये आपको ईरान में देखने को मिलेगा। जैसे मौर्य काल में ये भी कहा जाता है कि कहाँ तक आप सहमत है कि मौर्य काल है वो ईरान के प्रभाव से था। तो इसी में आपको उसे डिफ़र करना है। और जब डिफ़र करेंगे आप, तो आप उसमें आप लॉजिक देंगे कि नहीं, दोनों एक नहीं था। कि ईरान के जो स्तंभ हैं, उस स्तंभ में पत्थरों को जोड़ कर भी बनाया गया है। और उसके जो पत्थर हैं, उसके जो स्तंभ हैं, उसमें दरारें भी हैं। लेकिन मौर्य काल के जो स्तंभ है वो बिल्कुल चमकदार और एकदम सपाट और चिकना है, इसमें दरार नहीं है। तो इसकी एक विशेषता कि एकास्म पत्थर से बना हुआ है, इसमें चमकदार पॉलिश है। और ये लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल इसमें हुआ है, जो कि मथुरा और चुनार से लाए जाते थे।
इसका उदाहरण हम देखेंगे कि जो स्तंभ बना हुआ है तो स्तंभ के ऊपर मूर्ति बनी होती थी और वो मूर्ति पशु की थी। एक बात और देखना कि ईरान में जो मूर्ति होते थे वो मानव की मूर्ति होते थे। अब पशु क्या है, तो पशु में सिंह लौरिया नंदनगढ़ से मिला है, और हाथी संकीसा से, बैल रामपुरवा और लौरिया अरेराज से। ये 3 जगह याद रखेंगे, पूछा जाता है कौन कहाँ से मिला है, तो ये आप स्तंभ में देखे हैं। मूर्ति कला इससे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर मूर्ति बना हुआ है, तो ये स्तंभ कला हो गया। स्थापत्य कला में स्तंभ और मूर्ति कला दोनों को जोड़े गया। और तो मूर्ति कला का उदाहरण में देखेंगे कि सिंह की मूर्ति कहाँ से मिली है, हाथी की मूर्ति कहाँ से मिली है, संकीसा से, बैल की मूर्ति कहाँ से मिली है देखेंगे। फिर हमें देखना है स्तूप। स्तूप में स्तूप यही है, स्तूप बनाया जाता था तो बुद्ध के जो अवशेष थे 8 भागों में बांटा जाता था, और उसी पर उनका एक तरह से समाधि स्थल है, उसी का स्तूप बनाया जाता था, जो उससे पूजनीय होते थे वो बौद्धों के लिए। अब उसमें है कि स्तूप और बनने लगे, जैसे एक तो अवशेष, शरीर के अवशेष या फिर उनसे संबंधित जो चीज़ें थे, उनके इस्तेमाल करने वाले जो वस्तुएँ थे, उन पर भी बनाए जाने लगे। तो ये हुआ। अब हम देखेंगे कि विहार, तो विहार है। विहार सबसे पहले मैं बताया कि विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को कहते हैं। उनका जैसे मठ वगैरह उसी में हुआ करते थे। ये पहाड़ों को काट कर बनाया जाता था, और ख़ास करके बराबर और नागार्जुनी के पहाड़ में मौर्य काल में इन्हें राजाओं के द्वारा विहार भेंट किया गया बनवाकर, जिसमें अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने बनवाया था। उसके कुछ उदाहरण आप देखेंगे, वह है सुदामा, विश्व झोपड़ा, कर्ण चौपर, यही सब है। तो इसके जो दीवार की छत होते थे वो भी पॉलिश किए हुए होते थे, दीवार भी पॉलिश किए हुए होते थे, छत भी पॉलिश किए होते थे। तो ये विहार हुए स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हमारा राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और विहार हो गया। इसके आप लिखना है। इसके आप मैप के माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि मैप में कैसे होता था। जैसे स्तंभ आप देखेंगे तो आप स्तंभ बनाएंगे, पट्टिका होती थी, उसके ऊपर पशु आकृति होती थी, तो स्तंभ भी आप बना सकते हैं। उस तरीके से विहार भी। अब हम देखते हैं कि मूर्ति कला। तो मूर्ति कला में 2 है, एक वैसे मूर्ति कला जो राज्य के संरक्षण से बनाया जाता था, मतलब राजा के द्वारा बनवाया जाता था, और दूसरा जो स्वतंत्र रूप से मूर्ति बनाई जाती थी। तो राजा से बनाया स्तंभ है महत्वपूर्ण। स्तंभ चूँकि राजा के द्वारा ही स्तंभ बनवाया जाता था, तो स्तंभ हुआ, और स्तंभ पे पशु की आकृति बनाई जाती थी, जिसमें हाथी, सिंह और बैल। सारनाथ का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ 4 सिंह बैठे हुए हैं उस पर, और उसी के नीचे एक चक्र है जो कि हमारा राजकीय चिन्ह है। राजकीय चिन्ह हमारा है सारनाथ का स्तंभ, वो अशोक स्तंभ है, और उसमें जो चक्र है वो चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज में शामिल है। तो ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे लोक कला में। तो लोक कला में यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। जैसे दीदारगंज पटना में है, यहाँ यक्षिणी की मूर्ति मिली है। यक्ष है जो परखम से मथुरा, यक्ष की मूर्ति मिली है। नारी और बालक की मूर्ति बुलंदीबाग से मिली है, पटना में ही है। और त्रिमुखी यक्ष है, 3 मुख हैं उसके, वो राजघाट बनारस से मिले हैं। और हाथी का वो है धौली के। तो ये हो गया। अभी से बात कर रहे थे कि इस पर ईरानी प्रभाव क्या है। तो ईरानी प्रभाव का हम यही खंडन करेंगे कि नहीं, इसमें तो एकाश्म पत्थर है, वहाँ पे एकाश्म पत्थर नहीं है। यहाँ के जो स्तंभ बने हैं वो बिल्कुल चिकने और चमकदार हैं, वहाँ में नहीं है ऐसे। और यहाँ पर मानव की मूर्ति है ईरान में, जबकि भारत में पशुओं की मूर्ति है। और ये मृदभांड है जो उत्तरीकाली प्रिंटेड मृदभांड है। तो ये हमने मौर्य कला में विशेषता देख लिया। इस तरीके से पीटी में भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आप उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। मेंस में भी अगर प्रश्न आते हैं तो आप इसमें लिखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने मौर्य कला के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियो में हम फिर कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। और एक मैं घोषणा भी करना चाहता हूँ आप लोगों से कि ऑनलाइन क्लासेस मेंस की हम लोग ऑप्शनल की शुरू करने वाले हैं। तो इतिहास अगर किसी का ऑप्शनल हो, विकल्पी विषय हो, यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए, तो हम लोग ऑनलाइन करीब 4 घंटे प्रतिदिन क्लास उसका रखेंगे, 3 से 4 घंटे। और 4 महीने 4.5 महीने उसका एक ड्यूरेशन होगा ऑनलाइन कोर्स का, वो हम लोग कराने जा रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन अभी क्लासेस सारे बंद चल रहे हैं। पटना में क्लासेस है, अपना कोचिंग है। इससे पहले मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ाता था, अभी पटना में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस सारे बंद हैं ये पेंडेमिक लॉकडाउन के कारण। तो हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास उसका शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई इच्छुक हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।